मैं एक बार शुरू से चैप्टर को एक बारी जल्दी से गो थ्रू करवा रहा हूँ। ये चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्कूल चालू हुआ या नहीं हुआ? इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है बेसिकली, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। हमने इसमें क्या पढ़ा था कि दो चार्जेस अगर प्लेस करे जाए किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में, तो उनका जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ दीस टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, और फिर के भी लिख दिया था हमने। तो एक दो चीजें थी जो मुझे लगता है लास्ट टाइम फर्स्ट क्लास में मुझे बताया था, इसमें शायद मैंने नहीं लिखवाई। इसको हम आर स्क्वायर बोलते हैं, है ना। के की वैल्यू थी 1/4πε0, ये बताया था फर्स्ट क्लास में। और के यानी 1/4πε0, इसकी जो वैल्यू थी 9 × 10⁹ होती है, ये बताई थी मैंने या नहीं फर्स्ट क्लास में? ये लिखना है, बताई थी शायद। ठीक है, अभी ये फर्स्ट क्लास में देखो, फर्स्ट क्लास तो याद है ना क्या करवाया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी क्योंकि इसकी ऑडियो आगे चलेगा। फिर फर्स्ट क्लास में मैंने वेक्टर फॉर्म में भी लिखवा था, देख चेक करो। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हम कर चुके थे फर्स्ट क्लास में, चेक करो, है ना, कर चुके थे ना वेक्टर फॉर्म में। और इसके रिगार्डिंग मैंने दो न्यूमेरिकल भी करवाए थे, चाहे लिखे नहीं थे न्यूमेरिकल पर करवाए थे। एक तो बॉल ऊपर से, पिच बॉल ऊपर से नीचे गिर रही है, उसको नीचे गिरने नहीं देना, नीचे भी एक और पिच बॉल है, ऐसा कौन सा फोर्स लगे ऊपर के वो उसको रोक के चले। ठीक है, और एक और न्यूमेरिकल क्या करवाया था कि अगर मैं दो बॉडी को टच कर रहा हूं तो चार्जेस इक्वली हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। वही तो था अर्थ से mg वाला, और कुछ नहीं था इसके अलावा। बट लास्ट क्लास में जो तुमने मिस करी उसकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, रिकॉर्डिंग लास्ट क्लास से चालू कर दी थी मैंने। उसमें मैंने कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल करवाए हैं, वो वेक्टर फॉर्म से रिलेटेड है। उसकी वीडियो अभी नहीं है, रिकॉर्डिंग भी नहीं है, पर वो मैं दोबारा करवा दूंगा। पर आज की क्लास में हम नए क्वेश्चंस कर रहे हैं, नया टॉपिक कर रहे हैं, तो बीच में तुम्हारी एक क्लास मिस हुई है, तो एक क्लास को हम एक्स्ट्रा रखेंगे मतलब अभी। पर फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना, रिकॉर्डिंग तो अभी भी चल रही है और उस टाइम भी रिकॉर्ड करा था मैंने सेकंड क्लास को। ठीक है, मैंने भेजी नहीं, भेज दूंगा अब। एक दो चीजें हैं वो कर लेते हैं, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं जो हमने लास्ट क्लास में नहीं करी थी, पहले भी नहीं करी। देख लो, ये है परमिटिविटी, ये बताया था फ्री स्पेस की। ये क्या है? मीडियम के अकॉर्डिंग फोर्स की वैल्यू देता है चार्जेस की जो रखे हुए हैं। यही सेम चार्जेस सेम डिस्टेंस पे अगर मैं वाटर में डाल दूं तो पूरा का पूरा फोर्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, सेम रहने वाला, बिकॉज उसकी परमिटिविटी चेंज हो जाएगी। पर परमिटिविटी ये एप्सिलॉन नॉट है और ये पूरा कांस्टेंट है। इस पूरे कांस्टेंट की वैल्यू ये है। यूनिट क्या है इसकी यूनिट हमने कंसीडर करी थी के की, F × r² by Q1 × Q2 इज इक्वल टू के, ऐसी निकाली थी यूनिट। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, यानी इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। और इसके अलावा मैंने एप्सिलॉन नॉट की भी यूनिट बताई थी, इसका उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1/4 पर तो कांस्टेंट होता है, उसकी तो कोई यूनिट होने नहीं वाली। क्या थी वो? कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। यहां तक कोई डाउट नहीं? अब एक और टॉपिक है जो लास्ट क्लास में नहीं करवाया था, वो टॉपिक क्या है? नहीं, वो भी रिकॉर्ड नहीं करा, उसकी वीडियो भी नहीं है, पर वो क्लास दोबारा लूंगा ना, मैं भी बोल रहा हूँ रिकॉर्डिंग। हाँ, फर्स्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था जिसमें थ्योरेटिकल पार्ट करवाया गया था, जो मैंने यहाँ पर पीडीएफ खोली थी शायद उसमें से, तो वो रिकॉर्ड करेंगे दोबारा, तो वो एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी। वो कब लेते हैं देखते हैं। सेकंड तो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है, सेकंड देख लेना तुम्हें जरूरत है तो रिकॉर्डिंग के बाद। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कापा, सिंबल क्या है? अजीब सा के। इस अजीब से के का नाम क्या है? कापा। कभी कभी सिंबल का भी तो नाम होता है ना, जैसे ये सिंबल है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन और ये नॉट। ठीक है, अभी लिखो मत, पहले छोड़ दो, पहले समझा करो। कॉपी पेस्ट थोड़ी ना करना है, कॉपी पेस्ट करना तो बाद में कर लेना, वो पहले समझा करो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या समझाता हूं, इसका सिंबल है कापा। जैसे ये सिंबल का नाम क्या है? लैम्डा, सबको पता है, तो सिंबल का नाम होता है ना, ऐसे ही सिंबल का नाम क्या है? कापा। इसका के और ये वाला के अलग होता है। ये क्या के क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और वो क्या था? जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। वैसे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, वो जी पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है, ये के हर जगह सेम नहीं रहता बिकॉज ये मीडियम पे डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी, ये भी परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। रिलेटिव परमिटिविटी को बोलते हैं ER, इज ऑल्सो इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है पहले वो समझते हैं। मान लो ये दो चार्जेस जो तुमने लिए थे अभी तक,
जिनके बीच में डिस्टेंस था r, ये वैक्यूम में रखे अभी हमने। कहाँ रखे हैं ये? वैक्यूम में। और वैक्यूम में परमिटिविटी नॉट वाली आती है, एप्सिलॉन नॉट वाली वैक्यूम में। वैक्यूम में कुछ ना कुछ फोर्स की वैल्यू रहेगी। अब यही दोनों सिस्टम को मैं डाल दूं एक मीडियम में, चार्ज वही वाले सेम टू सेम है, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में सेम टू सेम है, और एक मीडियम में हमने ये डाल दिया सिस्टम को। ठीक है, तो इस केस में फोर्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। ये फोर्स वैक्यूम वाला फोर्स था, ये फोर्स मीडियम वाला फोर्स है। इसमें क्या चेंज होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा ये। यहां पर था एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस की परमिटिविटी, यानी स्पेस में क्या परमिटिविटी रहती है? मैक्सिमम फोर्स रहता है स्पेस में। और यहां पर आ गया एप्सिलॉन किसका? मीडियम का। बाकी चार्ज की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, बट इस वैल्यू की वजह से पूरा फोर्स की वैल्यू बहुत ज्यादा डिफर हो जाती है। ठीक है, एप्सिलॉन मीडियम और एप्सिलॉन आर में क्या रिलेशन है वो निकालेंगे, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है वो बताऊंगा मैं। ठीक है, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दूं, एक मिनट ना, अगर मैं इन दोनों फोर्सेस को डिवाइड कर दूं, यानी रेशियो ले लूं वैक्यूम वाले फोर्स का और मीडियम वाले फोर्स का। वैक्यूम वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या था और मीडियम वाले फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मीडियम की, है ना। तो इसमें पूरा कट जाएगा सब कुछ ही, सिर्फ ये बचेगा, और इसका भी रेशियो उल्टा हो जाएगा। मतलब फोर्स वैक्यूम वाला रेशियो फोर्स मीडियम के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एप्सिलॉन से, वो तो दिख भी रहा था वैसे भी, है ना। तो रेशियो ऑफ एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर कापा, यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, समझ आया? क्लियर है? एक बार देख लेता हूं कि उल्टा ना लिख दिया मैंने, कभी कभी इसमें मुझे भी कंफ्यूज हो जाती है। हाँ सही है, ये हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है और रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी, तो रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। कभी कभी तुम्हें परमिटिविटी मीडियम की वैल्यू गिवन होती है, कभी कभी तुम्हें डायरेक्टली रिलेटिव परमिटिविटी गिवन होती है। ठीक है, सिर्फ परमिटिविटी, ये क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 12 थी, कितनी थी? तुमने लिखी थी ना जब क्वेश्चन दिया था उनको मैंने करने के लिए, तुमने कहा था ये वाली वैल्यू थी। वैसे ये -12 है। ठीक है, प्लस में नहीं है, ये माइनस में है वैल्यू। क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ समझ आया? 10⁻12 है ना। तो यूनिट क्या थी इसकी? परमिटिविटी की यूनिट तो हमने निकाली थी ना यहाँ पर, अभी देखो उल्टा कर दिया था यूनिट को मैंने, ये तुमने पढ़ा था ना अभी ना इसमें। तो कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। 10⁻12 का मतलब डिवाइड हो रहा है ना, मतलब 1/12 बन के आ गए। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं इस क्वेश्चन का। मान लो हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट गिवन है वाटर का, जिसकी वैल्यू होती है 80 गिवन होती है वैल्यू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या बता रहा है कि किसी मीडियम में क्या फर्क है फोर्स की वैल्यू का। यही है ना कि मीडियम चेंज करते ही जो भी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसमें फोर्स की वैल्यू क्या चेंज हो रही है। अब हमें क्वेश्चन क्या बोला गया कि फोर्स की वैल्यू निकालो, चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, पर अगर हमने मीडियम चेंज कर दिया स्पेस से वाटर तो फोर्स पे कितना फर्क आएगा। ठीक है, तो हमें ये पता है कि फोर्स वैक्यूम बाय फोर्स मीडियम का रेशियो किसके इक्वल था? कापा के। देखो ध्यान से, अभी निकाला है ना। तो अब हम मुझे फोर्स की वैल्यू निकालनी है मीडियम में, तो फोर्स की वैल्यू जो वैक्यूम में आ रही थी उससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये फोर्स की वैल्यू मीडियम में आ जाएगी। तो यानी जो फोर्स वैक्यूम में था वही सेम चार्जेस को, वही सेम डिस्टेंस को वाटर में डालने के बाद उसका फोर्स 80 टाइम्स कम हो गया। समझ आया? पक्का बताओ? ठीक है, अब देखो लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में वेक्टर फॉर्म में भी क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, वेक्टर फॉर्म को समझा था, और इससे रिलेटेड मैंने देखो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन करवाए हैं इसको ना, जो लास्ट क्लास उन्होंने मिस करी थी, और इसकी रिकॉर्डिंग भी है इन क्वेश्चंस की, हर एक क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग है। तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ।
बट जो आगे के क्वेश्चन है वो इजी नहीं है, उसमें एफबीडी लग रहा है प्रॉपरली। यहाँ पर सिर्फ लीनियर एफबीडी बन रहा है, तो यहाँ पर पूरा एफबीडी तुम्हें अब आ जाएगा, तुमने तो कर लिया 11th, जहाँ पर पूरा एफबीडी बन रहा है। तुम्हें एफबीडी का आइडिया है या नहीं आइडिया? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स आता है, जैसे अगर मैं इस वेक्टर को रिजॉल्व करना चाहूं कॉस साइन में, तो कैसा होता है? ये एंगल तुम्हारा है तो ये a cos थीटा हो जाएगा और ये a sin थीटा हो जाएगा। आया समझ? पता है ये चीज? गुलिशा पक्का श्योर हो? ठीक है, क्योंकि ना अब जो क्वेश्चंस है हमारे फोर्स के निकालने वाले वो मैं ट्रायंगल में दे रहा हूँ, ट्रायंगल के अंदर फोर्स के क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्क्वायर में दे रहा हूँ, रेक्टेंगल में दे रहा हूँ। लीनियर वाले क्वेश्चन लास्ट क्लास में करवा चुका हूँ, इसको रिकॉर्डिंग से देखना एक बार। बाई चांस समझ नहीं आता तो रिकॉर्डिंग एक और क्लास रख लेंगे, पर ट्राई करो कि क्लास कम से कम मिस हो, क्योंकि बैकअप ना बार बार नहीं लिया जा पाएगा। कोई नया बच्चा आएगा तो उसके साथ कभी बैकअप लेना हो तो ले सकते हो, ठीक है। वैसे भी मार्च में थोड़ा कोर्स में स्लो रखता हूँ, फिर अप्रैल में मैं पास कर देता हूँ, फिर रिपीटेशन नहीं होता। अगर रिपीटेशन किसी का हो तो अलग ही होगा, बैच में होगा ही नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सुनो। 3 charges Q, Q and Q are situated at corner of an equilateral triangle of side A. Find resultant electrostatic force at force on charge capital T Q kept at centroid। ये क्वेश्चन मैंने बनाया, मैंने दिया। क्या क्वेश्चन है? 3 चार्जेस है स्मॉल q ऑफ प्लस साइन आर सिचुएटेड एट दी वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये क्लास को समझने से पहले पिछली क्लास थोड़ी बहुत आनी चाहिए, वो तुमने मिस करी है तो रिकॉर्डिंग देखना, फिर भी समझ थोड़ा बहुत आ जाएगा तो अच्छी बात है, ठीक है। अब सेंट्रॉइड का पता है क्या होता है? सेंट्रॉइड पे हमने एक कैपिटल क्यू चार्ज रखा है, इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालना बाकी सबकी वजह से। ग्रेविटेशन क्वेश्चन कर रहे हैं ऐसे वाले, ग्रेविटेशन में भी सेम क्वेश्चन होते थे, पता क्या? 3 masses of each equal to m are placed as the vertices of a equilateral triangle. Find the net force on the centroid at a mass is kept of 2m on the centroid, the net force इस पे निकालो, ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स 11th क्लास के अंदर सेम क्वेश्चन आते थे, और तब टीचर बताता है जो भी पढ़ा रहा हो तुम्हें कि ये सेम क्वेश्चन तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ोगे, वहां पर चार्जेस की बात होगी, बस ये होगा। तीनों ने नहीं करे है ना, बहुत ही बढ़िया। चल कोई देखो, एफबीटी बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर मैं सारे चार्जेस को प्लस ले रहा हूँ तो यहाँ पर हमेशा फोर्स क्या होगा? रिपल्शन। अट्रैक्शन तो हो ही नहीं रही है, तो ध्यान देना किस पे निकालना है नेट फोर्स? सेंट्रॉइड पे वैल्यू निकालनी है उसकी, ठीक है। अब एफबीटी बना रहे हैं हम, देखो ध्यान से। ये फोर्स, ये ए पे चार्ज, ये बी पे चार्ज, ये सी पे चार्ज, ये पॉइंट है जी, इस पे चार्ज है कैपिटल क्यू। अब मुझे जब भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएंगे तो हम जी पे अगर लगा रहे हैं तो किसी एक को एक टाइम पे कंसीडर करेंगे। अगर मैं जी पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं पहले ए का कंसीडर करूंगा, जी पे लगा रहा हूं फिर मैं पहले बी का कंसीडर करूंगा, जी पे लगा रहा हूं फिर मैं सी का कंसीडर करूंगा, ठीक है, ठीक है। अब फोर्स लगा रहा हूं जी पे, किसकी वजह से? ए की वजह से। तो मुझे ये बताओ कि जी जो है वो ए की वजह से अट्रैक्ट होगा या रिपेल होगा? तीनों से पूछ रहा हूं। जी पे फोर्स लग रहा है ए की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो या ग्रेविटेशनल फोर्स हो, वो एट अ टाइम दो ही कंसीडर करेंगे हम। अब जी पे फोर्स लगा रहा हूं ए की वजह से, तो इनको भूल जाओ, है ना। तो जी प्लस चार्ज है, क्यू ये सारे प्लस चार्ज है, तो जी जो है वो ए की तरफ जाएगा, ए से दूर जाएगा, क्यों? बिकॉज सारे प्लस चार्ज से रिपेल करेगा। तो क्या लिखेंगे? फोर्स ऑन जी ड्यू टू ए, रिपेल कर रहे हैं। पर अभी तो सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो बाकी दोनों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि एट अ टाइम वी टॉक अबाउट टोटल 2 थिंग्स। ग्रेविटेशन में भी यही होता था। अब हम लगा रहे हैं, अब मुझे बताओ ये वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल है या फिर डायगोनल है? वर्टिकल। देखो अगर तुम्हें कुछ 11th का भी टॉपिक समझना हो तो देख लेना। नॉर्मली हम डायगोनल फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, डायगोनल वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं।
वर्टिकल को और हॉरिजॉन्टल को रिजॉल्व नहीं करते क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक एक्सिस पे है। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब मैं फोर्स लगाऊंगा जी पे बी की वजह से, तो जी पे जो चार्ज है कैपिटल क्यू वो बी की वजह से बी की तरफ जाएगा, बी से दूर, बी से दूर। तो इस लाइन पे आ रहा है फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा, डायगोनल है। कैसे रिजॉल्व करेंगे, कैसा बनेगा रिजॉल्व, मुझे इशारे करके बताओ। एक ऐसे और ऊपर, ठीक है। अब एंगल कहां है और कौन सा है वो निकालना पड़ेगा। इसको देखो, साथ में यहां पर बना देता हूं एक ट्रायंगल। ये था ना ट्रायंगल, ये था ना सेंट्रोइड, इसकी वजह से ये ऐसे जा रहा है, इसकी वजह से ऐसे जा रहा है। ये एंगल बताओ, ये कौन सा एंगल बनेगा, बता सकते हो? नहीं, ढंग से सोचो। इस एंगल की बात करो ना, उसको देखो तो यही वाला एंगल बन रहा है, बताओ कौन सा होगा। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये पूरा एंगल कितना होता है, आधा कितना होगा, ये कितना हो गया, यहां पर एंगल आ रहा है तो ये कौन सा कंपोनेंट हो गया, कॉस। समझ आया? इस फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी, तो ये हो गया फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी cos 30, ये हो गया फोर्स ऑन जी ड्यू टू बी sin 30। आया समझ? श्योर हो? अब नेक्स्ट, अब ये वाला हम फोर्स इन पे लगा रहे हैं या फिर इन पे लगा रहे हैं, हम फोर्स ए बी सी पे लगा रहे हैं या फिर जी पे लगा रहे हैं, जी पे। ठीक है, तो मैंने तुमको ये तो नहीं पूछा ना कि ए रिपेल होगा या अट्रैक्ट होगा, मैं सिर्फ जी की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जी सी की तरफ जाएगा या सी से दूर, क्योंकि तीनों ही पॉजिटिव है तो ये रिपेल करेगा, है ना। फोर्स ऑन जी ड्यू टू सी, इसका रेजिस्टेंस कैसे बनेगा बताओ इशारे से। एक तो हाँ बिल्कुल सही है, और ऊपर समझ आ गया, तो ये वाला एंगल भी सेम इसी तरीके से क्या बन जाएगा 30 एफ जी सी कॉस 30, और ये वाला एफ जी सी साइन 30। अभी तो मैंने रिजॉल्व करा, अब मैं करूंगा सॉल्व। फोर्स जी पे लगा रहा हूं एक्स एक्सिस पे। जब भी हम रिजॉल्व करते हैं तो हम एक्स और वाई रिजॉल्व करते हैं, तो सारे एक्स एक्सिस के देखेंगे, सारे वाई एक्सिस के देखेंगे। जब हमारा एफ जी मतलब फोर्स जी पे एक्स एक्सिस का आ जाएगा नेट फोर्स, फोर्स जी पे वाई एक्सिस का आ जाएगा नेट फोर्स, तो जो जी पे नेट फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, एक्स एक्सिस वाले के और वाई एक्सिस वाले का होल स्क्वायर, उसका मैग्नीट्यूड। ये पता है, पढ़ा हुआ है। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यहाँ पर cos 90 बन रहा है बिकॉज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, श्योर है पक्का? हाँ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस cos 90, वरना फॉर्मूला होता है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो वो cos 90 बन रहा है, इसलिए तो ऐसा बन रहा है। और ये क्यों आ रहा है, ये भी तुमने वैसे भी पढ़ा होगा कि रिजल्टेंट ऐसा होता है, याद है या नहीं? देखो, अगर 11th नहीं रिवाइज हो रही ना तो उसको करो थोड़ा बहुत, बिना उसके नहीं चल सकता, वरना 12th की फिजिक्स में पूरे साल स्ट्रगल करोगे। मैंने देखे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, बच्चे पूरे साल स्ट्रगल करते रहते हैं। तुम्हें अगर अभी का डाउट है तो अभी पूछ लो, वरना रिकॉर्डिंग देकर दोबारा रिवाइज कर लेना। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। अब नेट फोर्स निकाल रहा हूँ एक्स एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल में। मुझे बता हॉरिजॉन्टल में कौन से आ रहे हैं, एफ जी बी cos 30, एफ जी सी cos 30, दोनों सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट होगा दिस माइनस दिस। जीरो इस केस में हो रहा है, सही कह रहे हो आंसर, क्योंकि सब कुछ वैल्यू सेम है, पर जरूरी नहीं है हर बार जीरो हो। ठीक है, क्या आंसर बन रहा है, एफ जी बी cos 30 माइनस एफ जी सी cos 30। फॉर्मूला क्या होता है, के। अब यहां पर फोर्स का फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। के जी का चार्ज कैपिटल क्यू, बी का चार्ज स्मॉल क्यू, जीबी का डिस्टेंस, जी और बी का डिस्टेंस। साइड ए थी ना, किसकी साइड ए थी, इक्विलैटरल ट्रायंगल की। हमें तो जीबी का डिस्टेंस निकालना है, जीए का निकालना है, जीसी का डिस्टेंस निकालना है। वो कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से। हाँ, तुमने बोला ऑलमोस्ट सही है वैसे। जी है ये ए है, ये बी है, ये डी ले लेते हैं, ये आधा हो जाएगा a/2, है ना। ये a है,
मैं पाइथागोरस से नहीं निकाल रहा, मैं ट्रिगो से निकाल रहा हूँ, या फिर ऐसा करते ही नहीं है, ज़्यादा बेटर क्या रहेगा, छोटा ट्रायंगल ले लो, जी डी बी, ये छोटा ट्रायंगल कंसिडर कर रहा हूँ, इसमें इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। इतना तो कॉमन सेंस समझ आता होगा, जो बीजी की वैल्यू भाई एजी की भाई जीसी की होती है। एंगल कितना है ये वाला 30, ट्रिगो यूज करें, पाइथागोरस से बेटर ट्रिगो ही होती है। ये क्या है बेस, ये क्या है हाइपोटेनस, तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस बाय हाइपोटेनस कौन सा रेशो होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तुमने मैथ्स पढ़ी है वैसे 11th के अंदर, फिजिक्स वाली मैथ्स, फिजिक्स में भी मैथ्स पढ़ना जरूरी होता है। ट्रिगो आती है, मतलब 11th वाली ट्रिगो आती है। देखो मैंने ना एक ट्रिगो की ना वीडियोस बना रखी है अपनी खुद की, ट्रिगो की, स्पेशली ट्रिगो 11th की वीडियोस मैथ्स की। तुम्हें तो आता है अच्छे से, तुम्हें पूरा आता है, तो वो वीडियोस देखो। मैं हर एक बायो वाले बच्चे को देता हूँ ट्रिगो, पर वो हर कोई देखता नहीं है क्योंकि हर कोई आलसी है, सही बता रहा हूँ। फिर एंड तक आते आते ना बहुत दिक्कत हो जाती है, एक लेवल का गैप बन जाएगा। जो मैथ्स वाला बच्चा उसको फिजिक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी, जो मैथ्स वाला बच्चा नहीं है वो फिर लैग करते करते डाउन ही चला जाएगा। वो अभी आकाश का बच्चा आता है, आज तुम्हारे सामने उसकी बात, वो तुमसे, वो सुबह आता है वैसे क्योंकि वो नॉन अटेंडिंग है, तो मैं बात कर रहा था कि मेरे पास एक बच्ची है आकाश की, उसने आकाश छोड़ दिया, कहते आकाश छोड़ा ही क्यों, मैंने उसको बताया उसको समझ नहीं आ रही थी फिजिक्स वगैरह, तो उसका फिजिक्स का लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट नल है, 0 है। वो आकाश का पेपर देती है या AIT ऐसे जो भी तुम्हारे वीकली टेस्ट चलते हैं, है ना, तो उसका बायो में आ रहा होता है, जो भी तुम्हारी वेटेज है 200 में से मान लेते हैं, 200 का होता है, 720 का होता है ना टोटल, तो बायो में आ रहा होता है 170 160, केमिस्ट्री में 60 से 170, फिजिक्स में आ रहा होता है 5 से। बट तुम्हारी मैथ्स अच्छी है, उसकी मैथ्स अच्छी नहीं है, तो मैथ्स अच्छी बहुत जरूरी है, तो तुम्हें थोड़ा मैथ्स ब्रशअप करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। एंड में ना अभी तो पता है 11th में तो थोड़ी बहुत मैथ्स आ रही थी फिजिक्स में, अब 12th में ना वॉल्यूम 2 में ज्यादा मैथ्स आ रही है। एक बच्चा तो चैप्टर ही छोड़ गया बोर्ड में, मेरा PW का बच्चा था, सब मुझसे तो हो ही नहीं रहा, वो मेडिकल का बच्चा था। यही दिक्कत होती है, केमिस्ट्री में नहीं आती, सिर्फ फिजिक्स में आती है। कौन सी मैथ्स लग रही थी उसके अंदर, ट्रिगो लग रही थी पूरी 11th की, वो अपनी आइडेंटिटीज वाली। चैप्टर का नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, चैप्टर नंबर 7 वॉल्यूम 1। थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, इन दोनों की मैथ्स सही है, परफेक्ट है, तुमको करना पड़ेगा। तो बेस बाय हाइपोटेनस cos 30 कितना होता है, √3/2, ठीक है। हमें जीबी के लिए निकालनी थी, ये 2 नीचे आ जाएगा पता है ना, और 2 से 2 कट जाएगा, पता नहीं समझ आ रहा है, तो जीबी ऊपर चला गया, a/√3, जो जीबी है भाई जीसी होगा, भाई जीए होगा, कॉमन सेंस चल रहा है ना। तो कितना आंसर आया, a/√3 का होल स्क्वायर, साथ में क्या बन रहा है cos 30, वो कितना है, अब माइनस, इसमें सेम फोर्स लगाएंगे, के तो वही 1/4πε0, जी का चार्ज कैपिटल Q, सी का चार्ज स्मॉल q, जीसी का डिस्टेंस a/√3 का होल स्क्वायर, और cos 30 √3/2, ये बिल्कुल सेम नहीं है। देखो ये वाली वैल्यू बिल्कुल सेम नहीं है, बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस, तो 0 आ गया। तब तुम लगा था इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो, 0 लाना था, डायरेक्टली मैंने बोल तो दिया था, पर क्वेश्चन मैंने तुमको अभी इजी दिया, इसमें आंसर 0 आ रहा है, इसमें fx भी 0 आ रहा है, fy भी 0 आएगा, बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये भी तो तुमने पढ़ा हुआ 11th क्लास में, जब एक जगह पे ऐसे फोर्सेस लगते हैं तो इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता, तो आंसर 0 आना चाहिए। बट इसके बहुत सारे क्वेश्चन है अपने बुक में, तुमको देखो, इनमें किसी में भी 0 नहीं आ रहा। ये जो इस टाइप के क्वेश्चन है, ये इसमें 0 आ गया, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, फिर स्क्वायर वाले पूरे भरे हुए हैं क्वेश्चन इस टाइप के, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। अभी तुम मुझे बताओ इस FBD में कोई डाउट, ये तुम्हारे से बेसिकली पूछूंगा क्योंकि थोड़ा बहुत फिजिक्स का फ्लो बनाना जरूरी है स्टार्टिंग में। ये इसकी इक्वेशन में कोई डाउट, अब अगर मैंने fx की इक्वेशन निकाली है तो g y की इक्वेशन तुम बताओगे निशा, y में कौन से आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, ये दोनों ऐड, ये दोनों ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, FGC sin 30 प्लस FGB sin 30 माइनस FGA, क्लियर है। अब ऐश्वर्या तुम बताओ FGC का फॉर्मूला, C पे चार्ज स्मॉल q,
इनके बीच डिस्टेंस a/√3 निकाला था sin 30। इसका बताओ आंसर सेम रहेगा या अलग रहेगा? ठीक है, तुम ये बोलने वाले थे ना सेम है, ठीक है। गुलीशा इसका आंसर, हाँ, G का चार्ज कैपिटल Q, A का चार्ज स्मॉल q, AG का डिस्टेंस, इसमें कोई भी साइन में है नहीं। अब देखा जाए तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है मुझे बताओ, इन सब में, इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है? K Q Q नीचे a/√3 का होल कॉमन आ रहा है तीनों में, तो बच क्या रहा है? K कैपिटल Q स्मॉल q a/√3 तीनों में कॉमन आ रहा है, और उसके बच क्या है? पहले में हाफ, दूसरे में हाफ, तीसरे में -1। देखो ध्यान से, हाफ प्लस हाफ -1, ठीक है, ये 0 हो गया, ये भी 0। तो नेट फोर्स जी पे कौन सा आता है? y वाला और x वाला, है ना, दोनों ही 0 है, तो नेट फोर्स भी 0 ही हो गया ना। क्लियर हुआ? अभी बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन करवाया है, इसमें जरूरी नहीं आंसर 0, तुमको दिखाया मैंने और क्वेश्चन जिसमें आंसर 0 नहीं आ रहे, और ये एक क्वेश्चन यूनिट टेस्ट में पक्का आता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं, हम हर बार अलग अलग टॉपिक के हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे अभी मैंने जो 2-3 क्लासेस ली है वो यूनिट टेस्ट की क्लास है बेसिकली। अभी मैं तुमको इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करवाऊंगा बीच बीच में, तुमको पीडीएफ भेजूंगा, वो तुम करना, तो वो तुम्हारी हो जाएगी असर्शन रीजन वाली क्लास या फिर कुछ एमसीक्यू वाली क्लास। तो हमारे यूनिट टेस्ट का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एमसीक्यू वाला असर्शन रीजन वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से चल रहे हैं अभी। फिर इसके बाद बचेगा हमारा इस चैप्टर के डेरिवेशंस, जो अभी तो चालू ही नहीं हुई, अभी आगे चलेगी। पहली डेरिवेशन आ चुकी है वेक्टर फॉर्म की, वो हम करवा चुके हैं, वो भी यूनिट टेस्ट में आती है, हाफ फिलिंग में आती है, आगे नहीं आने वाली, ठीक है। फिर करते करते एक चैप्टर तो पूरा तैयार हो जाएगा ना, फिर मैं तुमको दूंगा। अभी तो मैं 2-3 टेस्ट लेता हूँ एक चैप्टर के, एक तो जो मैंने पढ़ा है उसका टेस्ट, एक जो मैंने एमसीक्यू करवा लिया, सब कुछ करवा लिया, फिर डेरिवेशन भी हो गई, फिर एक टेस्ट है इसमें कुछ भी आ सकता है, वो बोर्ड लेवल का टेस्ट है उस चैप्टर का, तो वो चैप्टर खत्म होने के बाद ही होता है बिल्कुल, ठीक है। अभी जितना पढ़ा है सारा लिख लो, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वगैरह ने सब कुछ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 3 charges are kept at the vertices of an equilateral triangle of side L। तो वर्डिंग मैंने लिखवाई नहीं, वो बस दे दिया कि 3 charges vertices of equilateral triangle पे साइड L। फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज, फाइंड नेट फोर्स एट ए पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है। कैसे करें देखो, ए का एफबीटी बनाना है, यानी ए पे एफबीटी बनाना है बाकी दोनों की वजह से। तो अब मुझे बताओ, मैं लगा रहा हूं, अगर हमें गिवन नहीं है बाय डिफॉल्ट तो पॉजिटिव है, वरना माइनस मेंशन होगा। वैसे ये तो हम मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करते हैं, पॉजिटिव तो लिखा नहीं होता, माइनस लिखा होता है ना। सेंट्रल वेंट्रल कुछ नहीं है, बस ए पे नेट फोर्स निकालना बाकी दोनों की वजह से। क्वेश्चन इजी है पहले से थोड़ा सा, पर इसमें 0 नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, ए पे फोर्स पहले मैं किसकी वजह से निकालूं? बी की वजह से, तो सी को भूल जाओ, तो ये बी की तरफ जाएगा, बी से दूर, तो ये बनेगा डायरेक्शन फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। क्या रिजॉल्व करूं मैं? कैसे रिजॉल्व होगा? ये और ये है ना, एंगल क्या बन रहा है? वेरी गुड, 60 बनेगा पूरा, 60 बनेगा पूरा। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये पैरेलल साइड्स। देखो बचपन की मैथ्स काम आती है ना हर जगह, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये एफ ए बी कॉस 60 और ये एफ ए बी साइन 60। तुम्हें दिख रहा है ना ऊपर से पूरा, मतलब ज्यादा हॉस्पिटल तो नहीं चल रहा है। अब नेक्स्ट, ये वाला ए पे फोर्स सी की वजह से ऐसे ही बनेगा, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। यहां पर भी ये चीज फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कॉस 60, और ये ऊपर वाला फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी साइन 60। तो तुम बताओ, अब इसमें हम पहले एक्स एक्सिस का निकालते हैं, फोर्स ऑन ए ड्यू टू एक्स, तो वो क्या बन रहा है? फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कॉस 60 माइनस फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी कॉस 60, राइट। तो ये दोनों सेम नहीं है, मेरे हिसाब से सेम है ये भी। कैसे? के ए का चार्ज स्मॉल क्यू, बी का चार्ज स्मॉल क्यू, ए बी का डिस्टेंस एल स्क्वायर, कॉस 60 1/2। यहीं पर भी सेम बन रहा है, ए का चार्ज सी का चार्ज, और ए सी का डिस्टेंस भी एल ही है, एल स्क्वायर, और कॉस 60 1/2। तो एक्स एक्सिस का फिर से 0 आ गया, पर वाई एक्सिस का 0 आएगा, बताओ क्यों?
दोनों ऐड हो रहे, नीचे तो कुछ आ ही नहीं था, तो कौन सा आ रहा है वाई एक्सिस में, एफ ए वाई एक्सिस। एक बार तुम्हारे देख लो, बाद में लिखना, क्योंकि मैं अभी इसमें दो चीजें और करवाऊंगा, साइन 60 प्लस एफ ए सी साइन 60, ठीक है, यहां तक क्लियर है। के ए का चार्ज, बी का चार्ज, ए बी का डिस्टेंस साइन 60 √3/2, ये भी सेम ही है, ये भी सेम है या नहीं, तो इंटू 2 कर दो, क्या आंसर आ गया, √3 के ए के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर एफ ए वाई। अब मैं एफ पे ए पे नेट फोर्स बता दूं, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाला का स्क्वायर और गुलीशा पक्का बताओ समझ आ रहा है या नहीं, तो ये तो 0 है, इसका आंसर क्या है, √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो √3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, खत्म हो गया क्वेश्चन। यही हमारा नेट फोर्स है जो हमारा वाई में आ रहा है, ये वाला होल स्क्वायर का रूट कट रहा है, क्योंकि इसका होल स्क्वायर भी तो करना पड़ता है, ये जो वैल्यू है फोर्स की, इसका होल स्क्वायर उसका रूट, ये तो नेट फोर्स होगा ना, रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला। अब मैं एक और चीज करवा रहा हूं, बोर्ड पे देखो, देखो बोर्ड पे एक बार, दोबारा एबीडी बनाए, क्या बन रहा था, ये बन रहा था एफ ए सी, ये बन रहा था, क्या मैं डायरेक्टली इसका रिजल्टेंट निकाल सकता हूं, है ना, वो रिजल्टेंट कहां आएगा, बीच में आएगा, पढ़ा ही है ये, तो वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्टली निकालना, तो एफ ए सी का होल स्क्वायर प्लस एफ ए बी का होल स्क्वायर प्लस और भी आएगा 2FAC इंटू FAB इंटू कॉस इनके बीच का एंगल, कितना है वो, पक्का हर बार 90 नहीं होता, यहां पर तो इसलिए 90 हो रहा था, यहां पर ऐश्वर्या भी एक्स और वाई एक्सिस की बात कर रहे थे, यहां एंगल निकालना पड़ेगा, कैसे निकालें, ये वाला एंगल होगा cos 60, समझ आया, पूरा रूट, ये फॉर्मूला नहीं था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट फोर्स ऑफ मोशन इन अ प्लेन चैप्टर, तो इससे भी निकाले आंसर, सही मानना चाहिए ना। तो जब भी हम वेक्टर के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं तो दो तरीके होते हैं, एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला, एक रिजॉल्व करके, बट डायरेक्ट फॉर्मूला हर बार नहीं लगता, जैसे इस केस में डायरेक्ट फॉर्मूला लगना मुश्किल था, क्यों मुश्किल था, डायरेक्ट मतलब लग सकता था पर मुश्किल था, क्यों मुश्किल था, यहाँ पर तुम डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे निकालते, पहले तो तुम इन दोनों का रिजल्ट निकालते जो निकलता ही है, फिर इससे माइनस करते हैं, ये होता, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं हुआ ना पूरा वन शॉट में, बट ये जो मेथड है जो मैंने बताया, ये वाला मेथड जो मैं अभी तक बता रहा हूँ 2 क्वेश्चन में, ये हर एक क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हो तुम, कि हर एक डायगोनल फोर्सेस को साइन कॉस में रिजॉल्व करो, फिर एक्स एक्सिस का लो, वाई एक्सिस का लो, फिर रिजल्टेंट निकाल दो, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, बस खत्म, रूट। एसएल अरोड़ा में अगर तुम क्वेश्चन फॉलो करते हो तो वो इस मेथड से है ही नहीं क्वेश्चन, तो मैंने मेथड तुमको सिखाया है ये वाला, इस मेथड से क्वेश्चन ही नहीं है, आंसर ही नहीं है, तुमको जो आंसर मिलेगा वो इस मेथड से मिलेगा हर बार, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो। 11th में तो चलो तुमने चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन करे नहीं, पर उसमें भी ऐसे ही ये वाला मेथड था, रिजॉल्व करा ही नहीं था। पर मैं हमेशा चाहे मैथ्स हो चाहे फिजिक्स हो एक मेथड बताता हूँ, मैथ्स में भी कैलकुलेशन में भी एक चीज आएगी तुम्हारे सामने, कि मेरा एक मेथड होगा जो एनसीईआरटी में तरीका ही अलग है, बिल्कुल ही अलग है, समझ आया। तो तुम कोई भी मेथड फॉलो कर रहे हो, मुझे कोई दिक्कत है, तुम ये वाला करना तो ये वाला कर लो, ठीक है। इसका आंसर निकालना तो बताओ, एफएसी का फॉर्मूला, के ए का चार्ज बी सी का चार्ज, इसके बीच का डिस्टेंस, कोई साइन में कुछ नहीं है, फिर के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस 2, इसमें के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर है ना, इंटू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, कॉस 360 कितना होता है, अच्छा ये इसका होल स्क्वायर भी हो रहा है, ये भी देख लो एक बार, होल स्क्वायर नहीं लिखा ना मैंने, गुलीशा समझ आया, होल स्क्वायर भी तो हो रहा है, यहाँ पर होल स्क्वायर नहीं हो रहा, cos 60 1/2, तो इसका भी ये मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर नहीं हो गया, 2 से 2 कट रहा है, तो क्या बन जाएगा रूट, इसको हम मान लें एक बार चलो इसको के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर पर लिख देता हूं एक बार, होल स्क्वायर के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होल स्क्वायर, और आगे के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर होल स्क्वायर, सेम है, 3 बार आ रहा है, क्या हो जाएगा 3 रूट में 3 के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब रूट ओपन करें, ये था स्क्वायर का रूट कट जाएगा, पर इसका नहीं कट रहा, तो √3 आ रहा है, के क्यू स्क्वायर बाय, चेक करो कि क्या मेरा फाइनल आंसर यही था जो मैंने निकाला था अपने तरीके से, के क्यू स्क्वायर √3 बाय एल स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है।
तुम पिछले क्वेश्चन में भी क्या इस तरीके से कर सकते थे जो बुक का तरीका है? हाँ कर सकते हो। कैसे करेंगे दोबारा देख लो एक बार। पहले तुम निकालोगे रिजल्टेंट इन दोनों का, वो ये निकलेगा रिजल्टेंट हमेशा किसका निकालोगे? डायगोनल का। फिर माइनस इससे कर दो, आंसर आ जाएगा। अब वो जीरो आएगा बिकॉज इसका जो आंसर आएगा वही सेम इसका होने वाला है, इसलिए जीरो आ रहा है। समझ आया? अब ये क्वेश्चन लिखो। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करके जाओगे, अभी क्लास ओवर नहीं हुई है, ठीक है? हाँ ये लिख लो दोनों तरीकों से। तुम लिखते हो फिर तुम समझ आया, तुम छोड़ देते हो। पक्का याद रहेगा ना, क्योंकि पीडीएफ कभी कभी नहीं जा पाती मेरे पास। ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो समायरा? पीछे भी या कुछ? पीछे कुछ नहीं है, पीछे पिछला क्वेश्चन है। देख लो पुलिस। अब सिमिलर क्वेश्चन दे रहा हूं मैं कि ए पे नेट फोर्स निकालना है, बट थोड़ी वैल्यूज अलग है, तो उस पर ध्यान देना। क्या क्वेश्चन है देखो। 3 चार्जेस आर देयर। क्वेश्चन की वर्डिंग में बोल रहा हूं, सुनो उसको। 3 चार्जेस आर देयर प्लस 5 माइक्रो कूलम। माइक्रो पता है 10⁻⁻6 होता है। माइक्रो 10⁻⁻6। ए पे इतना चार्ज है, बी पे चार्ज है प्लस 10 माइक्रो कूलम, सी पे चार्ज है -10 माइक्रो कूलम। थोड़ा अलग हो गया क्योंकि माइनस में वो अट्रैक्ट होगा, ठीक है ना? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड है 5 सेंटीमीटर। फाइंड नेट फोर्स ऑन ए। फाइंड नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए। ये तुम्हारा आज का होमवर्क हो जाएगा, पर होमवर्क मैं तुमको और भी क्वेश्चंस दूंगा, पहले ये एक करके दिखाओ आज की डेट में सिर्फ, ठीक है? हाँ, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। माइक्रो इज 10⁻⁻6, मिली 10⁻⁻3, पिको 10⁻�9, नहीं पिको इज 10⁻12, नैनो इज 10⁻�9, आर्मस्ट्रांग 10⁻10, और एक और आता है फर्मी। सुना फर्मी 10⁻15। वो इस साल पढ़ोगे क्योंकि फर्मी तक जाएंगे हम इस साल। इक्विलेटरल ट्रायंगल 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन लिख लो, क्लास ओवर है, घर पे कर लेना।